हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सभी बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या है, तरंग प्रकाश की, इसका हम लोग वन शॉट क्लास करेंगे। इसमें जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, उन सारे का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। यानी आज का क्लास वन शॉट क्लास होने वाला है, तो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं इस वन शॉट क्लास के लिए? तो सभी बच्चे एक बार दम लगा के यस बोलिए और सेशन को जरूर शेयर करिएगा। बाबू देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तरंग प्रकाश की पढ़ने वाले हैं, वेब ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, और वो भी वन शॉट, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करिए, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे कर लीजिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाबू, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी सारे में बच्चे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है ब्रूस्टर का नियम, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है ना, ये सारी चीजें इसी से पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इसी चैप्टर में है। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जितने भी सारे मेरे लाडले बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं बाबू, तो जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। मात्र 399 में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। जाइए बाबू, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहीं से जाके परचेस कर लेना है। नहीं तो बाबू एक नंबर नोट करिए, 629924 8935। आप इस पे हमसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यही है पीडीएफ नोट्स वाला मेरा नंबर। तो बाबू एक बार सभी बच्चे बोलिए कि यस गुरुजी, क्लास को शुरू कर दीजिए। तो हम क्लास को शुरू कर देते हैं, है ना, हम क्लास को शुरू कर देते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, रे ऑप्टिक्स, यानी बाबू किरण प्रकाश की पढ़ा और प्रकाश की यंत्र के बारे में हमने पढ़ा। तो बाबू हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। बाबू हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है ना, जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, है ना। और प्रकाश हमारा कण के रूप में गति करता है। प्रकाश हमारा किस के रूप में गति करता है, तो बहु प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश कण के रूप में गति करता है। तभी प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, चाहे बाबू हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं। यानी प्रकाश हमारा कणों के रूप में गति करता है, प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है, तभी हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में हम लोग क्या करते हैं बाबू, पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबू यहां पे क्या मजबूरी रही होगी कि प्रकाश को वेव माना गया, तरंग माना गया, कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी ना, कि प्रकाश को अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तरंग प्रकाश की, कि जो प्रकाश है हमारा तरंगों के रूप में गति करता है। तो क्या मजबूरी रही कि इसको तरंग के रूप में हम लोग गति करते हैं, मतलब गति की करता है, और इसको पढ़ना जरूरी है कि तरंगों के रूप में क्यों गति करता है ये प्रकाश। तो बाबू हर चीज का ड्यूअल नेचर होता है, जैसे आपका है, मेरा है, सब लोग का ड्यूअल नेचर होता है ना। यानी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं बच्चों, प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम लोग कण मान के नहीं कर सकते हैं। यानी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम लोग प्रकाश को कण मान के नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर प्रकाश को कण मानिएगा, सुनिएगा सभी बच्चे, अगर प्रकाश को कण मानिएगा तो बहु परावर्तन पढ़ सकते हैं, अपवर्तन पढ़ सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में जान सकते हैं, है ना, कण मान के। लेकिन अगर आप इसे क्या मान रहे हैं बच्चों, तरंग मान रहे हैं कि प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में गति करता है, तो बाबू तरंगों के रूप में गति करता है तभी इसमें क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है। यानी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं
जो कर्ण मान के हम प्रकाश को कर्ण मान के हम लोग कर्ण मान के नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है। और बोला गया है कि प्रकाश दोनों की भांति यानी अपने द्वैत प्रकृति को दिखलाता है, दोहरा नेचर को दिखलाता है। प्रकाश कहीं कहीं कणों के रूप में भी गति करता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी क्या करता है बच्चों, गति करता है। यानी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की अगर प्रकाश तरंगों के रूप में गति करेगा तभी इसमें क्या हो गया, व्यतिकरण की घटना होगी। क्या होगा प्यारे बच्चों, व्यतिकरण की घटना होगी। ठीक है, अगर प्रकाश किसके रूप में, तरंगों के रूप में गति करेगा तो व्यतिकरण की घटना होगी, विवर्तन की घटना होगी, है ना बाबू। याद रखना है किस किस की, विवर्तन की घटना होगी और बाबू ध्रुवण की घटना होगी, है ना, ध्रुवण की घटना होगी। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता तो ये घटनाएं नहीं होती, क्योंकि ये घटनाएं तब होती है जब प्रकाश क्या होता है, अध्यारोपित होता है, एक दूसरे से मिलता है, तभी व्यतिकरण की घटना होती है, चाहे विवर्तन की घटना होती है, चाहे ध्रुवण की घटना होती है। तो यहां तक आपको बाबू बेसिक क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, एक बार बताइएगा कि बेसिक क्लियर हो गया आपका। लेकिन एक बार फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं कि प्रकाश के बारे में बात किया जाए तो प्रकाश हमारा क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, आप हमको मोबाइल में देख पा रहे हैं तो बाबू क्या, प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, तभी इसमें प्रकाश का परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। तो आखिर क्या मजबूरी रहा कि हम लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ रहा है, तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है कि जिसको हम लोग प्रकाश को कर्ण मान के कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है। अगर प्रकाश तरंगों के रूप में गति करेगा तब भी बाबू क्या होगा, प्रकाश अगर तरंगों के रूप में गति करेगा तभी इसमें व्यतिकरण जैसी घटना होगी, विवर्तन जैसी घटना होंगी और क्या होगा, ध्रुवण होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यहां पे क्या कहा गया है कि जो हमारा प्रकाश है ये क्या करता है, द्वैत प्रकृति को दिखलाता है। जो हमारा बाबू ये प्रकाश है ये क्या करता है, द्वैत प्रकृति को दिखलाता है, इसलिए इसे डुअल नेचर कहा गया है। ये क्या करता है, द्वैत प्रकृति को दिखलाता है। ये क्या करता है, द्वैत प्रकृति को क्या करता है बच्चों, दिखलाता है। यानी प्रकाश को क्या कहा गया है, द्वैत प्रकृति कहा गया है, डुअल नेचर कहा गया है। बाबू हर किसी में होता है डुअल नेचर। जैसे हम हैं तो हम अपने फ्रेंड के साथ रहेंगे बाबू तो कुछ अलग मेरा व्यवहार रहेगा, अगर माता पिता के सामने रहेंगे तो मेरा व्यवहार कुछ अलग रहेगा। वहीं हम बच्चों के साथ रहेंगे, अपने स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो मेरा व्यवहार वहां पे कुछ अलग होगा। जैसे आपका ही है, आप अपने माता के साथ पिता के साथ रहेंगे तो आपका जो नेचर होगा, व्यवहार होगा वहां पे अलग होगा। दोस्त के साथ रहेंगे तो अलग होगा, एक टीचर के सामने जाएंगे तो वहां पे आपका व्यवहार अलग होगा। यानी आपका भी तो डुअल नेचर है ना बाबू। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश का भी डुअल नेचर होता है, क्योंकि हमने आपको यही बतलाया कि प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम लोग सिर्फ कण मान के कर ही नहीं सकते हैं। प्रकाश को सिर्फ कण मान के कर ही नहीं सकते हैं, प्रकाश को तरंग मानना जरूरी है, क्योंकि जब तरंगों के रूप में गति करेगा तभी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की क्रिया होंगी। इतना बाबू आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया तो ये हमारा बेसिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और यहीं से शुरू होगा। बाबू हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था क्या कि जो प्रकाश है हमारा कि तरंगों के रूप में गति करता है ना, जो हमारा प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति करता है ना। किसने, हाइगेंस ने बताया था। अभी हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, तो बाबू हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति करता है। और इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, इसमें से कुछ चीजें जो थी गलत भी बताया था। और बाबू ये सही बात है कि साइंस गलती कर करके ही आगे बढ़ा है। आप कोई भी काम करने जाते हैं तो गलती होता है, फिर उसमें सुधार होते होते होता है। तो चलिए यहां पे हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है। हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है। तो बाबू ये यहां पे सरासर यही गलत बात बोल दिया उन्होंने। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है, उस माध्यम का नाम क्या है, ईथर माध्यम है। सबसे बड़ा गलती उन्होंने ये किया, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
हमने कहा प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है ना। तो यहां पे यही गलती हो गया, यहीं पे इन्होंने गलती किया कि प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है। तो आपको तो बहुत पता है कि प्रकाश जो होता है इसको माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, ये निर्वात में भी प्रकाश की चाल से चलता है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चलता है। और यहां पे इन्होंने क्या गलती किया कि प्रकाश एक माध्यम के कारण चलता है जिसका नाम क्या है, ईथर है। यानी इन्होंने कहा क्या कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ईथर का माध्यम है ना। इन्होंने कहा हाइगेंस ने कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ईथर का माध्यम है, और इसी माध्यम से क्या होता है, प्रकाश का चाल चलता है। प्रकाश यहां पे क्या करता है, गति करता है। तो सबसे भारी गलती इन्होंने ये कहा, ठीक है। जैसे यहां पे याद रखना है, जैसे माध्यम में तरंगों के रूप में क्या करता है, गलती करता है। यानी याद रखना है कि ईथर है, मतलब प्रकाश क्या, प्रकाश ईथर जैसे माध्यम में तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है। यानी जो प्रकाश है ईथर जैसे माध्यम में क्या होगा, तरंगों के रूप में क्या करेगा, गलती करेगा। हालांकि ये चीज गलती है, इसको हटा दिया गया है। फिर इन्होंने क्या कहा कि समान कला में कंपन करने वाला बिंदु पथ तरंगार्ग कहलाता है। समान कला में कंपन करने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है बच्चों, तरंगार्ग कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा सुनिएगा। ये बच्चों हम मान लेते हैं क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, ये हमने क्या माना बच्चों, ये हमने माना कि ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य है तो सूर्य से क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊर्जा का स्रोत निकलेगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले यहां पे ये समझेंगे, ये छोड़िए कि बाबू ये तरंग बनता कैसे है, तरंग है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? सबसे पहले तरंगों को समझ लेते हैं कि तरंग आखिर है क्या, बताइए। सबसे पहले यही समझेंगे कि तरंग है क्या। बहुत बढ़िया। तो जब प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है तो उसके चारों ओर एक माध्यम का कण होता है जिससे क्या होता है बाबू, कंपन करता है, और वही क्या बनाता है, तरंग बनाता है। यानी याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि समान कला में कंपन करने वाला बिंदु पथ तरंगार्ग कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश है। प्रकाश से क्या निकलेगा, प्रकाश स्रोत निकलेगा। ध्यान में रखना है, प्रकाश स्रोत निकलेगा। प्रकाश से क्या निकला, प्रकाश स्रोत निकला। ठीक है, अब प्रकाश से प्रकाश स्रोत निकला तो इसमें का जो माध्यम का कण है ना, ध्यान में रखना है, इसमें का जो माध्यम का कण है बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि इसमें का जो माध्यम का कण है, सुनिएगा सभी बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तरंगार्ग आखिर यानी तरंगों के रूप में ये कैसे चलता है, तरंगार्ग किसे कहते हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जब ईथर जैसे माध्यम में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कंपन करते हुए चलता है। यानी जब प्रकाश में जो माध्यम होता है, जब प्रकाश का स्रोत निकलता है तो इसमें का जो बाबू याद रखना है कि जो कण होता है ना बाबू, समान कला में क्या करता है, प्रकाश से निकलने वाला जो कण होता है, मान लेते हैं कि ये कण क्या है, यहां पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं ये कण है। प्रकाश का कण क्या करता है बच्चों, समान कला में कंपन करता है। क्या करता है, समान कला में क्या करता है, कंपन करता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। यानी याद रखना है कि समान कला में कंपन करने वाला जो बिंदु पथ है क्या कहलाएगा, तरंगार्ग कहलाएगा। तो समान कला में जो बिंदु पथ है, समान कला में कंपन करने वाला ये जो बिंदु पथ है, ये क्या कहलाता है, तरंगार्ग कहलाता है। समान कला में ये कंपन करने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगार्ग कहलाता है। तो अब ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, यहां पे याद रखना ये क्या है, प्रकाश स्रोत। ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो कण होगा क्या होगा, समान कला में क्या करता है, कंपन करता है, जिसे हम लोग तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा किस चीज का निर्माण हुआ, तरंगार्ग का निर्माण हुआ। तो फिर एक एक इसका जो तल है ना प्यारे बच्चों, एक एक जो स्रोत है ये क्या करता है बाबू, यहाँ पे तरंगार्ग का हर एक बिंदु द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करता है। इन्होंने क्या कहा कि जो तरंगार्ग का हर एक बिंदु होता है यह द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करता है। यानी ये हमारा तरंगार्ग हो गया, तरंगार्ग का जो हर एक बिंदु है ना ये द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करता है। ये फिर एक क्या मान लेते हैं कि प्रकाश से क्या निकला, प्रकाश स्रोत निकला। और बाबू यहाँ पे जितने भी कण होते हैं बाबू, समान कला में जब कंपन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, तरंगार्ग बनता है। और तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक बिंदु क्या करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। और ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो इसका तरंग इस प्रकार से होगा, इसका इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से, है ना। ये भी क्या करेगा, तरंगों के रूप में गति करेगा, कंपन करेगा। तो फिर जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा क्या होता है,
द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण होता है। यह हमारा क्या हो गया, तरंगार्ग हो गया। तरंगार्ग पे उपस्थित जो कण होते हैं प्यारा बच्चों, ये क्या करते हैं, द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करते हैं और इससे क्या निकलता है बाबू, तरंगिकाएं निकलती है। क्या निकलती है, तरंगिकाएं निकलती है। और ये तरंगिकाएं निकल के क्या करती है, द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण करती है। क्या बाबू, ध्यान में रखिएगा, कौन सा, तो आप लिखिएगा ये क्या करती है, द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण करती है। द्वितीय तरंगिकाओं का, द्वितीय तरंगिकाएं का निर्माण करती है, यह आपको याद रखना है। फिर इसमें उपस्थित जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कण होते हैं, जो स्रोत होते हैं, फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनके भी क्या होंगे, ये भी एक सोर्स की तरह कार्य करेगा। ये भी क्या करेगा प्यारे बच्चों, कंपन करते हुए समान कला में चलेगा। फिर ये क्या करेगा, अगला यहां पे क्या करेगा, तृतीय तरंगिकाओं का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से क्या होता है बाबू, प्रकाश जो हमारा होता है तरंगों के रूप में गति करता है। यानी यहां पे हमने आपको यह बताया कि किस प्रकार से जो प्रकाश होता है तरंगों के रूप में गति करता है। तो हमने आपको क्या बतलाया कि जब सूर्य के प्रकाश से, है ना, जो निकलने वाला कण होता है, क्या होता है बाबू, समान कला में कंपन करता है, समान कला में किसी माध्यम में कंपन करता है। तो बाबू याद रखना है कि यहां पे लिखा गया कि समान कला में कंपन करने वाला जो बिंदु पथ है, जिससे प्रकाश का स्रोत निकला, उसमें जो कण होता है समान कला में कंपन करता है। तो बाबू जो हमारा कंपन करने वाला बिंदु पथ है उसे क्या कहेंगे, कंपन करने वाला ये जो बिंदु पथ है इसे क्या कहेंगे, तरंगार्ग। इसका नाम क्या देंगे बाबू, हम लोग यहां पे लिख देते हैं तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, और तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक बिंदु, है ना, बिंदु पथ एक नए सोर्स की तरह कार्य करेगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। और ये क्या करेगा, नए नए तरंगिकाओं को उत्पन्न करेगा। इसका तरंगिका इस प्रकार से, इसका फिर इसको मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, द्वितीय तरंगिकाएं बनता है, फिर तृतीय तरंगिकाएं बनता है। उसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में गति करता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया होगा। बताइए बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो यहां पे क्या लिखिएगा कि तरंगार्ग का हर एक बिंदु क्या करता है, द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करता है। यानी तरंगार्ग का हर एक बिंदु क्या करेगा, द्वितीय स्रोत की तरह कार्य करेगा और नए तरंगिकाओं का निर्माण करेगा और यही मिलकर क्या बनाएगा, द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण करता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश की चाल तरंगों के रूप में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में गमन करता है। ये किसी और का, ये तो दूसरा किसी वैज्ञानिक ने निकाला था कि जो प्रकाश होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में गति करता है। तो ये किसी का उठा के इन्होंने क्या कहा, लिख दिया कि प्रकाश की चाल तरंगों के रूप में, यानी तरंग के रूप में भले ही प्रकाश चलता है, ठीक है, गति करता है तरंगों के रूप में, लेकिन ये प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में ही गमन करता है। फिर इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, इसी कारण से प्रकाश में व्यतिकरण जैसी घटना होती है ना, विवर्तन जैसी घटना होती है और ध्रुवण जैसी घटनाएं होती है ना। प्रकाश अगर तरंगों के रूप में गति करता है तभी इसमें क्या होता है, विवर्तन जैसी घटना, व्यतिकरण जैसी घटना और ध्रुवण जैसी घटनाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हाइगेंस का प्रथम तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। इसमें हमने आपको यह भी बतला दिया कि बाबू यहां पे प्रकाश तरंगों के रूप में कैसे गति करता है। तो जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाश स्रोत निकलता है तो उसमें उपस्थित जो कण होते हैं, प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो उपस्थित कण होगा वो क्या करेगा, समान कला में कंपन करेगा। समान कला में कंपन करने का मतलब क्या, एक साथ ऊपर जाना एक साथ नीचे आना, समान कला में कंपन करता है प्यारे बच्चों, तो हमारा बनता है तरंगार्ग। ठीक है, और तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक बिंदु पथ एक नए प्रकाश की तरह कार्य करेगा, एक नए ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेगा और ये प्यारे बच्चों क्या करेगा, नए नए तरंगिकाएं उत्पन्न करेगा और फिर इन तरंगिकाओं को मिलाया जाता है तो हमारा द्वितीय तरंगिकाएं बाबू उत्पन्न होता है। क्या, द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। फिर द्वितीय तरंगिकाओं में उपस्थित कण जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, फिर नए तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं और फिर अगला बनेगा हमारा, क्या बनेगा, तृतीय तरंगिका। और इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। फिर हाइगेंस ने क्या बताया कि भले प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है लेकिन उसका जो चाल होता है, जैसे बाबू हमने पढ़ा कि कण में क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, कण के रूप में गति करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, फिर भी उसका चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसमें इन्होंने यह भी बताया
कि अगर प्रकाश तरंगों के रूप में गति कर रहा है फिर भी इसका चाल क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। फिर इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तरंगों के रूप में गति करने का मतलब क्या, ये जो हमारा प्रकाश इस प्रकार से तरंगों के रूप में गति करता है तभी इसमें क्या होता है, व्यतिकरण जैसी घटना होती है। क्योंकि व्यतिकरण होता कब है कि जब दो आवृत्ति समान कला और समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में क्या होती है, चलती है। तो जब अध्यारोपित होती है यानी मिलती है तो हमारा व्यतिकरण की घटना होता है। तो इन्होंने सही कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है तभी इसमें क्या होता है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। तो यह है हमारा हाइगेंस का बाबू तरंग का सिद्धांत। अब हम लोग यहां पे इतना आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़े बच्चों, एक बार बताइएगा, आगे बढ़े एक बार बच्चों बताइएगा, बढ़े। चलिए अब आगे बढ़िए कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। यहां पे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा कहानी हमने टाइप कर दिया है ताकि आपको जब ये नोट्स मिले ना तो आप आसानी से देख ले, पूरा हमने टाइप कर दिया है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो बाबू जो हमने बताया वही है। द्वितीय तरंगिकाएं हमने कैसे बताया कि कैसे होता है, वही लिखना है जो अभी हमने बताया कि जब प्रकाश से क्या होता है, कण क्या होता है, मतलब क्या, जब प्रकाश का कण किसी माध्यम में गति करता है यानी ईथर जैसे माध्यम में उन्होंने कहा गति करता है, तो बाबू जितने भी कण होते हैं समान कला में कंपन करते हैं। उसको मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगार्ग कहलाता है। तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक बिंदु पथ क्या करता है, नए तरंग मतलब तरंगिकाएं का निर्माण करता है, फिर उसको मिलाया जाता है तो हमारा द्वितीय तरंगिकाओं का उत्पन्न होता है। यानी अगर बोला जाए कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है तो यहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण यानी चलने के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ये हमारा हो गया इतना डेफिनेशन। लेकिन बाबू हम आपको समझाने के लिए, स्पष्ट कराने के लिए, आपको पूरा नॉलेज देने के लिए हम यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी बताएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी बाबू हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो बाबू हाइगेंस ने प्रकाश तरंग के संचरण यानी चलने की दिशा से संबंधित के लिए उन्होंने एक नियम दिया और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हाइगेंस ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जब प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है, जब प्रकाश स्रोत से क्या निकलता है, तरंग निकलता है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रकाश बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्रकाश बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, सूर्य। अब सूर्य से मान लेते हैं कोई भी है, लाइट वाइट कुछ भी मान लीजिए कि सूर्य से हमारा क्या निकलता है, प्रकाश स्रोत निकलता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत निकलता है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। हाइगेंस ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है तो उसके चारों ओर स्थित जो माध्यम, जिसे इन्होंने बताया कि ईथर का माध्यम है, ईथर के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं और माध्यम के वे सभी कण जो समान कला में कंपन करते हैं एक तरंगार्ग पर स्थित होते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जब प्रकाश के कण, यानी यहां पे याद रखना कि जब प्रकाश से, यहां पे क्या होता है, जब प्रकाश से इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश स्रोत तरंगों के रूप में जब चलता है तो उसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईथर जैसे कंपन करने लगते हैं। यानी क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं बाबू, कंपन करने लगते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, तरंगार्ग का निर्माण होता है। रुकिए, यहां पे हमने क्या किया, इसको बना लिया, एक मिनट इसको मिटा दे क्योंकि बाबू ये सब समझना बहुत जरूरी है। एकदम अच्छी तरीके से, वन शॉट लेक्चर है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे कि जब प्रकाश से क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत निकलती है, जब सूर्य से चाहे किसी भी चीज से प्रकाश स्रोत निकलती है तो बाबू जब इससे तरंगों के रूप में जब निकलती है तो इसके चारों ओर माध्यम के कण क्या करते हैं, गमन करते हैं और माध्यम के सभी वे कण क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं और एक तरंगार्ग पर स्थित होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये माध्यम का कण हो गया जो बाबू क्या, एगो बाबू क्या है, तरंगार्ग पे स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, अभी हमने बता दिया। ठीक है, तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे सुनिएगा क्या है कि तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण, जैसे ईथर का कण, तरंगार्ग पे उपस्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। यानी तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक कण, ये तरंगार्ग है हमारा, तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक कण एगो नए प्रकाश की भांति, एगो नए स्रोत की भांति कार्य करता है। ये जितने भी कण है ना, एक नए सोर्स की भांति क्या करेगा बच्चों, कार्य करेगा। ठीक है, स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती है। जिसे क्या होगा, सभी दिशाओं में, यहां पे मान लेते हैं कि इससे क्या हो गया, नई तरंगे निकले, इससे क्या हो गया, नई तरंगे निकले, इससे क्या हो गया, नई तरंगे निकले। जितने भी कण है इससे क्या होता है, तरंगों का निर्माण होता है। जब ये कंपन करता है समान कला में तो क्या होता है,
नई तरंगे निकलती है, ठीक है, यानी जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती है, और इन तरंगों को हम लोग द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, और इन सभी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। जब इसको मिलाया जाता है प्यारे बच्चों, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय तरंगिकाएं कहा जाता है। बाबू जब इसी को मिलाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, द्वितीय तरंगिकाएं कहा जाता है। और यही है हमारा द्वितीय तरंगिकाएं, जो कि हमने आपको अभी जस्ट पहले बता दिया। ये जो है हमारा क्या है, द्वितीय तरंगिकाएं हैं, ठीक है। अब बाबू यहां पे याद रखना है कि प्राथमिक तरंगिकाएं, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या हो गया, तरंगार्ग हो गया, प्राथमिक तरंगिकाएं हो गई। प्राथमिक तरंगिकाएं के बाद क्या होती है प्यारे बच्चों, द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं। प्राथमिक तरंगिकाओं के बाद क्या होता है बच्चों, द्वितीय तरंगिकाओं होता है, ठीक है। यानी बाबू ये हमारा तरंगार्ग है, तरंगार्ग पर उपस्थित हर एक बिंदु पथ क्या करता है, नए प्रकाश की सोर्स की भांति कार्य करता है, और ये नए तरंगिकाओं को उत्पन्न करता है, जिससे हमारा द्वितीय तरंगकार क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसके बीच इन्होंने क्या बताया कि इसके बीच क्या होता है, एक बंद अनवालोप का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और यही है हमारा क्या, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। यानी फिर से समझिए, कितने सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण यानी चलने के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है, जब प्रकाश स्रोत से क्या निकलता है बाबू, ये प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो उसके चारों ओर स्थित जो माध्यम के कण है वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और कंपन करते हैं तो समान कला में कंपन करते हैं, जिससे क्या होता है, तरंगार्ग का निर्माण होता है। तो जब ये समान कला में कंपन किया तो यहां पे क्या निकल गया, तरंगार्ग का निर्माण हो गया। तरंगार्ग पे उपस्थित हर एक कण क्या करता है, एक नए सोर्स की भांति कार्य करता है, और ये क्या करता है, नए नए तरंगिकाओं को उत्पन्न करता है, जिससे मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण कहते हैं। और द्वितीय तरंगिकाओं के बीच जो होता है ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बंद अनवालोप भी बनाता है। ये आप लोग ध्यान रखना है ना, यहां पे जिससे नए तरंगे निकलती है, इन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीय तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से यानी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगे आगे बढ़ती है। यानी जिस चाल से ये तरंगे आगे बढ़ी है उसी चाल से ये भी तरंगे क्या होती है, आगे बढ़ती है। ये आपको याद रखना है। फिर लिखा गया है क्या है, इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंग तथा द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। यानी प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग, मान लेते हैं हमारा क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्राथमिक तरंग है, ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये हमारा प्राथमिक तरंग है, और फिर हमने क्या किया कि एक द्वितीय तरंग बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि एक द्वितीय तरंग बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू, प्राथमिक तरंग है, और फिर हमारा क्या है, द्वितीय तरंग है। इसके नीचे एक और बना लेते हैं छोटा सा, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा क्या है, प्राथमिक तरंग है, प्राथमिक तरंग है। तो प्राथमिक तरंग पे उपस्थित हर एक कण बाबू नए सोर्स की भांति कार्य करेगा, और ये द्वितीय तरंगों का निर्माण करेगा। तो इसके बीच क्या बनता है, एक बंद अनवालोप का निर्माण होता है। फिर इसमें उपस्थित जो कण होंगे क्या करेंगे बाबू, तरंग की भांति कार्य करेंगे, तरंगिकाएं बनाएंगे। फिर ये क्या होगा, तृतीय तरंगकार होगा। इसके बीच क्या होगा, ये हमारा बंद अनवालोप बनाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये द्वितीय तरंगिकाएं हो जाएंगी, ये प्राथमिक तरंगिकाएं हो जाएंगे। इसके लिए क्या होगा, ये प्राथमिक तरंगिकाएं हो जाएंगी, ये द्वितीय तरंगिकाएं हो जाएंगे। उसके लिए और अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो ये प्राथमिक हो जाएगा, और ये क्या होगा, द्वितीय तरंगिकाएं होगा, और उसी के चाल से क्या करेगा, चलेगा। और इसी को हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा जितने भी मेरे प्यारे लाडले हैं, एक बार बोलिएगा यस। अब देखिए यहाँ पे कि हाइगेंस का सिद्धांत का सफलता क्या क्या था, कि इससे सफलता क्या क्या मिली। हाइगेंस के सिद्धांत का सफलताएं क्या क्या है बच्चों, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाइगेंस के सिद्धांत का जो सफलता है मेरे बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या कि इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बाबू अपवर्तन का जो सिद्धांत है ना, कई बार आपकी फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। यानी इसमें सफलता क्या क्या है हाइगेंस का, तो इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। यानी इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का
और बाबू क्या प्रकाश के परिवर्तन के नियम का क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या की जा सकती है। इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की भी क्या किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। यानी इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण का और विवर्तन की भी क्या किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। तो ये थी बाबू सफलताएं हाइगेंस की, बाबू द्वितीय तरंगिकाओं की। चाहे हाइगेंस की सफलता क्या क्या थी, तो ध्यान में रखना है कि इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं, और इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। तो बाबू ये क्या है, इनकी सफलताएं हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, पहले बताइए क्लियर हो गया सभी बच्चे। चलिए अब बाबू आता है क्या कि हाइगेंस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। और बाबू ये जाके क्वेश्चन बैंक में देखिए ना, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, और टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू आपको हार्ड हम नहीं लगने देंगे, बस आप फिगर को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। बाबू हेडिंग डालिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए, और यहां पे हेडिंग डालिए कि हाइगेंस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, है ना। क्या हेडिंग डालिए मेरे बच्चों, हेडिंग डालना है आपको कि हाइगेंस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग पढ़ते चलिए कि माना एगो y और y डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि एगो क्या है, y और y डैश क्या है, एगो अपवर्तक पृष्ठ है। बाबू सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग कि एक y और y डैश क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। यहां पे हमने क्या कहा कि ये हमारा y है और ये हमारा y डैश क्या है, एगो अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, यहां पे इतना क्लियर हो गया। जो दो माध्यमों को अलग करता है, यानी मान लेते हैं कि ऊपर का माध्यम क्या है बच्चों, विरल माध्यम है। जो दो माध्यमों को अलग करता है, ऊपर का विरल है और नीचे का क्या मानते हैं बाबू, सघन मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर का विरल माध्यम, नीचे का सघन, क्योंकि साफ बोला गया है कि माना एगो अपवर्तक पृष्ठ है। ये अपवर्तक पृष्ठ क्या है, y और y डैश है। ठीक है, जो दो पदार्थों को अलग करता है, तो बाबू दो माध्यमों को, सॉरी, जो दो माध्यमों को अलग करता है, मान लेते हैं एगो विरल माध्यम है, एगो सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक, अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है, तो बाबू इसका अपवर्तनांक क्या होगा, n2 होगा सघन माध्यम का। ठीक है, यहां पे कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, a1 और a2 दिया हुआ है, और माध्यम 1 में v1 वेग से गति कर रहा है। यानी इस माध्यम में बाबू क्या हो रहा है, प्रकाश v1 गति से माध्यम में गति कर रहा है, और इस माध्यम में प्रकाश v2 के गति से क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। इतना आपको स्पष्ट हुआ मेरे बच्चों। सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या लिखिएगा कि माना एक अपवर्तक पृष्ठ क्या है, y और y डैश है, जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। मान लेते हैं कि ऊपर का माध्यम विरल, नीचे का माध्यम क्या है, सघन है। और सघन, अगर विरल माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तन है बाबू, सॉरी, अपवर्तनांक है, माने विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, और सब विरल माध्यम में प्रकाश किसके गति से, v1 के गति से गति कर रहा है, और सघन माध्यम में प्रकाश v2 के चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया है ना, यहां तक हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, 1 मिनट बच्चों, रिमोट गिर गया, थोड़ा सा उठा ले, 1 मिनट। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माना ए भी एक समतल तरंगार्ग है बाबू, क्या है, एक समतल तरंगार्ग क्या है बाबू, y और y डैश पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि दो प्रकाश तरंगे क्या हो रही है बाबू, इस पे आ रही है। मान रहे हैं कि दो प्रकाश तरंगे क्या हो रही है, इस पे आ रही है। दो प्रकाश तरंगे क्या हो रही है बच्चों, इस पे आपतित हो रही है। तो यहां पे हम मान लेते हैं ये पहला प्रकाश तरंग, जिसे हम लोग मान लेते हैं P, है ना। और एक और प्रकाश तरंगे क्या हो रही है, इस पे आपतित हो रही है। ये एक प्रकाश तरंगे क्या हो रही है, और एक और इस पे क्या हो रही है बाबू, यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित हो रही है। ठीक है, जिसको हम लोग P माने हैं, तो इसको मान लेते हैं Q। यानी दो प्रकाश तरंगे क्या हो रही है बाबू, इस पे आपतित हो रही है। किस पे, y और y डैश पे आपतित हो रही है। तो बाबू आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो जिस पे पड़ती है बच्चों, उस पे क्या खींचा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। जिस पे पड़ती है उस पे एक अभिलंब खींचा जाता है ना, आप बताइए जल्दी जल्दी।
कि जिस पे पड़ती है उस पे क्या खींचा जाता है बच्चों, तो जिस पे पड़ती है उस पे एक अभिलंब खींचा जाता है। हमने अभिलंब यहां पे खींच दिया, और बाबू ये भी तो है ना, इस पे भी पड़ रहा है तो इस पे भी हमने क्या किया, अभिलंब खींच दिया। और बच्चे एक बात आपको ये पता होगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। यानी इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, झुक जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभिलंब की तरफ झुका लेते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है। ये भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगी बाबू, झुक जाएगी। तो हमने क्या किया, अभिलंब की तरफ झुका दिया। और इस बिंदु को हमने क्या माना बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि ये बिंदु जो हमारा है ए है, ठीक है। ये बिंदु है हमारा जो क्या है बच्चों, ए है। इस बिंदु को हमने क्या माना, ए है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले याद रखना है कि अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान में रखना है कि यहां पे एगो मान लेते हैं क्या होगा, तरंगार्ग उत्पन्न होगा। यहां पे क्या होगा बच्चों, एगो तरंगार्ग, समतल तरंगार्ग जो होगा बाबू उत्पन्न होगा। सुनिएगा सभी बच्चे, अब यहां पे क्या हो रहा है, समतल तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब तक ये तरंगार्ग ए पे आएगा, देखिए यहां पे समझिएगा सभी बच्चे, है ना, यहां पे समझिएगा कि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है। तो जब तक ये तरंगार्ग ए बिंदु पे आएगा, देखिए तो ये कहीं ना कहीं बाबू ये यहां पे रहेगा। सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं कि जब तक ये तरंगार्ग क्या हो रहा है, इस ए बिंदु पे आ रहा है, जब तक ये तरंगार्ग क्या होगा बाबू, इस बिंदु बी पर रहेगा, है ना। क्लियर हो गया कि यहां पे क्या हो रहा है, तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है, जो कि यहां पे लंब है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या है, 90 डिग्री का बच्चों कोण बना रहा है, ध्यान में रखना है। यहां पे समतल तरंगार्ग उत्पन्न हुआ बच्चों, क्या हुआ, समतल तरंगार्ग यहां पे क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो बाबू जब तक ये तरंगार्ग, जैसे हमने आपको अभी बतलाया बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो तरंगार्ग है मान लेते हैं यहां पे है, तो ये तरंगार्ग जब तक ये ए बिंदु पर आएगा, जब तक ये वाला प्रकाश पे तरंगार्ग कहां होगा, यहां तक होगा। अब बाबू जब तक ये यहां से यहां तक आएगा, ये बिंदु सी मान लेते हैं, जब तक तरंगार्ग बी से सी बिंदु तक आएगा, तब तक ये क्या होगा, तरंगार्ग और बढ़ गया होगा। मान लेते हैं कि ये तरंगार्ग कहां पे आया होगा, यहां पे आ चुका होगा, है ना। मान लेते हैं कि इस बिंदु पे ये डी बिंदु तक आ चुका होगा। आपको समझ में आया हमने क्या कहा, हमने क्या कहा बच्चों, आपको समझ में आया जी, हमने क्या कहा आपको समझ में आया बाबू, यहां तक पहुंच गया होगा, यानी इस डी बिंदु तक पहुंच गया होगा। सिंपल सी सबसे पहले बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में इस साल आएगा ही, लिख के ले लीजिएगा आप, किस साल ये आएगा, इसलिए इसको छोड़िए मत बच्चों। सबसे पहले बात कि सबसे पहले को क्या लेंगे, अपवर्तक पृष्ठ लेंगे जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहला विरल, नीचे सघन। माना विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल v1 वेग से गति कर रहा है, और सघन माध्यम में अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग v2 माध्यम से क्या हो रहा है, गति कर रहा है। जब हम क्या करेंगे कि दो समानांतर प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, इस अपवर्तक पे क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, तो जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे अभिलंब खींचा जाता है। बच्चों हमने क्या किया, अभिलंब को खींच दिया, अभिलंब को खींच दिया। तो आपको पता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसको इधर ना जाके क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये भी क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो बच्चों यहां पे एक बात समझिए कि यहां पे क्या हो रहा है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच को क्या कहते हैं बाबू, आई कहते हैं, और परिवर्तन कोण को क्या कहते हैं, आर। यहां से यहां का कोण क्या होगा, आर, और यहां से यहां का कोण क्या होगा, आई होगा। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। और बाबू यहां पे एक चीज और जान गए आप लोग कि ये क्या है, एक लंब है। यहां से यहां तक क्या है, लंब है। देखिए तो ये कितना डिग्री का होगा, यहां से यहां तक का 90 डिग्री का होगा। सिंपल सी बात है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये जो कोण होगा हमारा क्या होगा, आई होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बाबू हम क्या कराएंगे कि यहां पे जब एक समतल तरंगार्ग उत्पन्न होगा तो ये तरंगार्ग जब तक ये ए बिंदु पे पहुंचेगा, जब तक ये क्या होगा, इस बी बिंदु तक ही रहेगा। जब बी या सी बिंदु तक यहां तक आएगा तो ये रुका थोड़ी रहेगा, ये भी क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, तब हम इसको क्या करेंगे कि इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमने क्या किया कि इसको फट से यहां से इसको मिला दिया। हमने क्या किया, इसको ये मिला दिया, तो यहां पे भी क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। और यहां पे ये क्या करेगा, यहां से यहां तक ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो बच्चों एक बात और है यहां पे कि आपको पता है कि यहां से तब यहां से लेके यहां तक जब 90 डिग्री है तो बाबू यहां पे क्या है, ये कोण आई है। तो इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं ना, क्या होगा कि जब आपको पता है कि यहां से यहां तक 90 डिग्री है और ये कोण आई है, तो सिर्फ इस कोण का मान क्या होगा,
90 माइनस आई हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी क्या होगा, 90 माइनस आर होगा, लेकिन इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही है हमारा डायग्राम, जिसको आपको समझ के रखना है, संभाल के रखना है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है बच्चों, संभाल के रखना है। और ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 90 डिग्री है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या है, 90 डिग्री है, ये आपको संभाल के रखना है, ध्यान में रखना है। ये फिगर है, बस इसी फिगर को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पे जब समतल तरंगार्क उत्पन्न हुआ, तो ये समतल तरंगांक आएगा, तो जब तक ये बिंदु ए पर पहुंचेगा, जब तक ये क्या होगा, यहां पे होगा बिंदु बी पे। और जब बी से ये सी तक पहुंचेगा, तो ये यहीं पे थोड़ी रहेगा, ये भी क्या होगा, यहां तक आ गया होगा, तो इसको मिला देंगे। तो देखिए यहां से यहां तक आप लोग देखा कि ये हमारा आपतित किरण है और तरंगार्क के बीच क्या है, लंब है 90 डिग्री। तो ये आपतित किरण और तरंगार्क के बीच क्या होगा, 90 डिग्री। ये आपतन कोण आई है। तो बाबू यहां पे याद रखना कि जब ये आई है और यहां से यहां तक 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखना है कि इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 90 माइनस आर हो गया। और ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे लिखिएगा कि जिस क्षण बी से सी तक पहुंचने में चली गई दूरी, यानी याद रखना है कि बी से सी तक पहुंचने में चली गई दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या, इस बी से सी तक पहुंचने में दूरी निकालेंगे। तो बी से सी तक पहुंचने में जो दूरी होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो लिख देंगे क्या, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल गुणे क्या होगा, समय हो जाएगा। तो दूरी कहां से कहां तक चल रहा है, बी से सी तक चल रहा है। तो दूरी क्या लिखेंगे, बी से सी तक चल रहा है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू किसके चाल से चल रहा है, तो ये ऊपर है, तो V1 की चाल से चल रहा है। तो V1 समय कितना लगा रहा है, T समय में जा रहा है, तो T लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये रुका थोड़ी रहेगा, जब ये बी से सी तक जाएगा तो ये ए से डी तक निकल गया होगा। तो ए से डी तक की दूरी हम निकालेंगे बाबू, क्या, ए से डी तक की दूरी, ए से है ना, यहां पे लिख दीजिए ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी, ठीक है। ए से डी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, ए से डी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, ए से डी तक की दूरी इक्वल टू क्या होगा, चाल। अब इस माध्यम में किस, ए से डी, इसका माध्यम क्या है V2, तो यहां पे क्या होगा, V2 के चाल से चल रहा है, लेकिन समय क्या लग रहा है T, यहां पे हम लोग इतना लिख देंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, कि यहां से B से ये C तक की दूरी निकालिएगा। तो बाबू क्या हो रहा है, बाबू V1 के वेग से चल रहा है और समय लग रहा है T। तो बाबू जब ये B से C तक आएगा तो ये भी तो आगे बढ़ चुका होगा ना, तो फिर A से D तक की जब दूरी निकालेंगे तो बाबू ये V2 के मतलब V2 के वेग से चल रहा है ना, और समय लग रहा है T, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इंटू T, जो कि हमारा A से D तक का दूरी निकल गया। हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। जैसे वही एनसीईआरटी का फोटो है जो हमने आपको बतलाया हुआ है, ये वही एनसीईआरटी का फोटो है जो हमने आपको यहां पे बतलाया हुआ है, वही एनसीईआरटी का फोटो है। यानी फिर से अगर हम बात करें कि यहां पे बी से सी तक की जो दूरी है, तो अगर हम बी से सी तक की दूरी निकालेंगे बच्चों, यहां पे हम लिख देते हैं साफ साफ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर हम निकालेंगे क्या, बी से सी तक की दूरी, बी से यहां पे क्या निकालेंगे, सी तक की दूरी, बी से सी तक की जो दूरी होगी बाबू, तो बी से सी तक की जो दूरी होगी, दूरी इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए तो, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है बाबू, चाल गुणे क्या होगा, समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो बाबू चाल, दूरी कितना निकाल रहे हैं हम, दूरी निकाल रहे हैं बी से डी तक का। तो बाबू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी से डी तक का क्या होगा, दूरी इक्वल टू चाल, क्या V1 माध्यम से चल रहा है, तो V1 इंटू क्या, T समय में चल रहा है, तो T। वहीं अगर हम फिर क्या निकालेंगे, जितना देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये A से क्या होगा, D तक पहुंच जाएगा, तो A से D तक की दूरी निकालेंगे। यानी यहां पे क्या होगा, A से D तक की दूरी निकालेंगे, तो ये V2 माध्यम से चल रहा है। देखिए ये माध्यम क्या है, V2, तो नीचे वाला क्या होगा, V2 के वेग से चल रहा है, इंटू क्या है, समय T है, तो हम लोग क्या देंगे, समय T दे देंगे। ठीक है, इतना आप लोग को स्पष्ट हो गया बच्चों, एक बार बता दीजिए, इतना स्पष्ट हो गया। चले अब लेंगे क्या, त्रिभुज, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। अब लेंगे त्रिभुज, देखिए यहां पे त्रिभुज बन रहा है ए बी और यहां पे क्या, त्रिभुज सी। अब देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बाबू ध्यान में रखना है। अब क्या लेंगे, तो अब लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बाबू, साइन आई निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में साइन आई इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है।
क्या होता है बच्चे, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। अब लंब क्या होगा, इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, BC, क्योंकि देखिए यहां पे ये पड़ा हुआ है ना, लंब है, तो लंब क्या होगा, BC। तो हम क्या लिखेंगे, लंब के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, BC लिख देंगे। और कर्ण इसके लिए क्या होगा, AC होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, AC लिख देंगे। यानी हमारा साइन आई का वैल्यू क्या निकलेगा, तो साइन आई इक्वल टू क्या निकलेगा, BC। BC का दूरी हमने क्या निकाला हुआ है बच्चों, देखिए B से C ना होगा, BD कहां होगा जी, B से C होगा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, B से C तक करना है। तो BC का क्या निकाला है, V1 इंटू टी निकाला हुआ है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, BC की जगह पे क्या लिखेंगे, V1 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, टी। बटे में यहाँ पे क्या है, AC है, तो हम लोग क्या कर देंगे, AC, ऐसे क्या कहेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब बाबू हम क्या करेंगे, क्या फिर एक त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहां पे ध्यान रखना है। फिर हम एक त्रिभुज लेंगे क्या, ACD में। बाबू एक त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, ACD में। बाबू एक त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, ACD में, जिसमें ये क्या है, लंब है हमारा, क्या AD लंब होगा। तो बाबू फिर क्या लिखेंगे, साइन R। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बच्चों, साइन R, है ना, साइन R। साइन R इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो अब इसके लिए लंब क्या होगा, AD लंब होगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, AD लंब। बटे इसके लिए आधार क्या होगा, AC होगा, तो हम क्या लिखेंगे, AC आधार लिखेंगे। यानी बच्चों यहां पे क्या है, साइन R है, तो साइन R इक्वल टू, तो इक्वल टू, अब AD का हमने क्या निकाला हुआ है, V2 इंटू टी, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, V2 इंटू क्या हो जाएगा, टी। हमारा कर्ण क्या होगा, AC होगा, तो AC। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, 1 तथा लिखेंगे क्या, 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऊपर क्या, समीकरण 1 क्या है, साइन आई, बटे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन R हो जाएगा। तो साइन आई का वैल्यू कितना है बच्चों, तो साइन आई का वैल्यू कितना आया, V1 इंटू टी, बटे में क्या हो जाएगा, AC। तो हम क्या लिखेंगे, क्या V1 इंटू टी, बटे में क्या होगा बच्चों, AC हो जाएगा। अब फिर बड़का बटा देंगे, क्योंकि ये बड़का बटा है ना, क्या है, साइन आई का ना ओनली हम लोग मान रखे हैं बच्चों, ये सिर्फ साइन आई का मान है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये साइन R का भी मान लिखेंगे। ठीक है, ये बड़ा बड़ा बट्टा हो गया। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, साइन R का मान, साइन R का मान क्या है, तो आप कहिएगा V2 इंटू टू टी, बटे में क्या होगा, AC हो जाएगा। और जो भी चीज कटने वाला है तो बाबू कटा दीजिए, सिंपल सा कटा दीजिएगा। कैसे कटेगा, क्या, ये देखिए AC से हमारा AC कट गया और T से हमारा T कट गया। यानी बच्चों यहां पे क्या बचा, हमारा बचा क्या, साइन I बटे में क्या बचा, साइन R, है ना, साइन I बटे में साइन R इक्वल टू क्या बचा, हमारा बचा क्या, इधर V1 बटे में क्या बचा, V2 बचा, क्योंकि यहां से सिर्फ V1 बचा है और यहां से V2, यानी साइन आई बटे में साइन R इक्वल टू क्या बचा, V1 बटे में क्या बचा बच्चों, V2 बचा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि अब हम क्या करेंगे। बाबू आपको पता है कि n इक्वल टू क्या होता है, चूंकि यहां पे हम लिख देते हैं, समय मतलब जगह का कमी है, चूंकि n इक्वल टू क्या होता है, C बटे में V होता है। तो बाबू अगर हम V1 निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे C बटे में N1 हो जाएगा। अगर V का मान निकालेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या है, V1 का मान निकालेंगे तो C बटे में N1, और उसी प्रकार से V2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, C बटे में N2 हो जाएगा। तो वही मान रख देंगे, V1 की जगह पे क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, साइन है तो साइन, है ना, और I है तो हम लोग क्या लिखेंगे, I बटे में क्या है, साइन R, तो साइन R लिखेंगे, साइन R इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब V1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C बटे में N1, तो C बटे में क्या हो गया, N1 हो गया। फिर बड़का बटा V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C बटे में क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा क्या है, साइन I है तो साइन I बटे क्या है, साइन R है तो साइन R इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, C बटे में क्या होगा, N1 हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, N2 बटे में क्या होगा, C हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा बच्चों हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे, कट जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, साइन I बटे में क्या हो गया, साइन R, है ना, साइन I बटे में साइन R इक्वल टू क्या हो गया, N2 बटे में N1, और यही होता है हमारा क्या बाबू सूत्र। और यही इसी के लिए आपको क्या मिलता है, 5 नंबर मिलता है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन I
बटे में साइन आर इक्वल टू क्या, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक, इस प्रकार से भी दिया रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, और इसी के पूरे 5 नंबर मिलते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से इसको बनाना है, और ये आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है मेरे बच्चों। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा ना, कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के प्रयोग द्वारा तरंगों का अपवर्तन की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम अपवर्तक पृष्ठ लेंगे y और y डैश, इसमें m और m डैश लिया गया है, ठीक है। फिर प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, तो जिस पे गिरता है उस पे अभिलंब खींच देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, अभिलंब की तरफ झुक जाता है तो अभिलंब की तरफ झुका देंगे हम लोग, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान में रखना है, फिर से हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे एक तरंगार्ग उत्पन्न होगा, तो जब तक तरंगार्ग ये बिंदु ए पे आएगा, जब तक ये क्या होगा, बिंदु बी तक रहेगा। जब तक ये बी से सी तक आएगा, ये क्या होगा, आगे निकल चुका होगा बिंदु डी तक। तो ये क्या बन गया बाबू, आपको पता है कि आपतन कोण होता है परिवर्तन कोण। बाबू आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा, परिवर्तन कोण। तो ठीक है, ये कोण आई कोण आर हो गया। तो बाबू आपको पता है कि जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। तो 90 माइनस आई हमने लिख दिया बाबू, हालांकि इसका कोई अभी काम नहीं है। तो फिर आप लोग सिंपल सा याद रखना है कि जब तक ये बी से सी तक पहुंचेगा तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी दूरी क्या होगी, बी से सी तक की दूरी क्या होगी, तो आपको पता है कि ये v1 वेग से चल रहा है और t समय में, तो v1 इंटू टी। और बाबू यहाँ पे क्या होगा, a से d तक की दूरी निकालेंगे, तो a से d तक की दूरी क्या निकलेगा, तो ये v2 माध्यम में है, v2 वेग से चल रहा है सघन माध्यम में, तो क्या होगा v2 इंटू क्या होगा, t हो जाएगा इसका a से d तक की दूरी। फिर हम जब यहां पे निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे त्रिभुज ABC में। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है ABC। अब त्रिभुज ABC में साइन आई निकालेंगे, क्योंकि इसमें साइन आई है, देखिए साफ साफ दिख रहा है साइन आई, और यहाँ पे आर है, तो इसलिए साइन आई निकालेंगे। तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब BC अकर्ण क्या हो गया, AC, ठीक है। AC और यहाँ पे क्या कर दी है, BC और AC कर दी है। अब BC का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, v1 इंटू 2 बटे में AC। फिर एक त्रिभुज क्या लेंगे, ADC में। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ये R है तो क्या निकालना पड़ेगा, साइन आर। साइन आर इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में कर्ण होगा, तो लंब क्या होगा AD, कर्ण इसके लिए क्या होगा AC, है ना। लंब क्या होगा AD, कर्ण AC। तो वही काम किए हैं क्या, लंब हमारा AD कर्ण AC। अब मान रख दिए, समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो T से T खत्म, AC से AC खत्म, यानी v1 बटे में क्या होगा, v2। तो बाबू यहाँ पे आपको पता है कि n इक्वल टू C बटे में v होता है, तो अगर v1 निकालेंगे तो C बटे में n1, अब v2 निकालेंगे तो C बटे में n2, ठीक है। तो बाबू क्या करेंगे, यहां पे मान रख देंगे, v1 की जगह पे C बटे में n1 और C बटे में n2। अब ये क्या होगा, कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और ये n2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, वही लिख दिया, और यही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। बहु पहले बताइए इतना क्लियर हो गया कि नहीं, सभी बच्चे एक बार, सभी बच्चे बता दीजिए एक बार, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, पूछा ही जाएगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बात कोई भी नहीं है। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तब हम लोग व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश तरंगे क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब क्या, मिलता हुआ प्रतीत होना, यानी मिल जाना। अध्यारोपण का मतलब क्या, मिल जाना। यानी याद रखना है कि ये हमारा क्या है बाबू, ध्यान रखना है कि ये t समय से तरंगे आगे बढ़ रही है। तो बाबू यहाँ पे क्या हुआ, ये पहली तरंगे हो गई, ये हमारी दूसरी तरंगे हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी तरंगे हो गई। तो ये बाबू क्या हो रहा है, इस पे अध्यारोपित हो रहा है। फिर ये क्या हो गया, हमारा तीसरा तरंग हो गया, तो ये भी क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। यानी जिस बिंदु पे अध्यारोपित होता है उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी अध्यारोपित का मतलब क्या, अध्यारोपण होना। यानी अध्यारोपित का सिद्धांत अलग है, हम इसको समझा देते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम की किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम के बिंदु पे, यहां पर देखिए इसे मान लेते हैं क्या, y1, इसे मान लेते हैं y2, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेने दीजिए। ये हमारी तरंगे क्या है, y1 तरंगे है, इसको हमने मान लिया y2 तरंगे है, इसको हमने मान लिया y3 तरंगे है। तो बाबू याद रखना है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर, ये माध्यम का क्या है, किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, जिसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण कहते हैं, ठीक है, कि जब एक या एक से अधिक तरंगे जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग अध्यारोपण कहते हैं।
एक या एक से अधिक तरंगे जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। लेकिन अध्यारोपण सिद्धांत क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन को क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे y है ना। परिणामी विस्थापन क्या होता है प्यारे बच्चों कि उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन। तो बाबू यहां पे ये y1 तरंगे है ना, और y2 तरंगे हैं, और प्यारे बच्चों क्या है, y3 तरंगे हैं। अब इनके बाबू योग के बराबर होता है, सदिश के योग के बराबर होता है। तो ये क्या होगा, ये सदिश, इसमें जोड़ दीजिए योग, और इसके ये बराबर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको अध्यारोपण पढ़ाया कि अध्यारोपण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग अध्यारोपण कहते हैं, ठीक है। और परिणामी विस्थापन का मतलब क्या, वाई तरंग माना है हमने, तो सबका क्या होगा, वाई तरंगे। अब यहाँ पे परिणामी जो विस्थापन होगा उन तरंगों द्वारा, यानी y1 तरंगे, क्या है, y2 तरंगे हैं, और y3 तरंगे हैं। अब डॉट डॉट आप yn तरंग भी मान सकते हैं। तो बाबू इन सब का अलग अलग विस्थापन का सदिशीय योग के बराबर होता है, यानी योग का मतलब जोड़, ये क्या होगा, सदिशीय योग के बराबर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। हो गया बच्चों, एक बार बताइए, इतना क्लियर हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बाबू आता है क्या, व्यतिकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण आखिर है क्या, व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों व्यतिकरण किसे कहते हैं, कोई बच्चा बता दीजिए कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है तो यह घटना ही क्या कहलाता है बाबू, व्यतिकरण की घटना कहलाती है। इसमें दो या दो से अधिक तरंगे क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे क्या होना चाहिए बाबू, ध्यान में रखना है, ये शर्त है। तरंग क्या होना चाहिए बच्चों, तो ध्यान में रखना है, जो तरंग होना चाहिए क्या होना है, समान आवृत्ति के, समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए, समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए, है ना। और समान दिशा में बाबू, दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, समान दिशा में। ठीक है, ध्यान में रखना है कि व्यतिकरण की घटना किसे कहते हैं, व्यतिकरण आखिर कहते किसको है। तो यहां पे समझिए, अभी आपको पूरा का पूरा स्पष्ट करा देते हैं, फिर दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना, फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए बाबू व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो बाबू इसमें क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में जब अध्यारोपित होती है, जब मिलती है, तो इस घटना को ही हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। इसीलिए प्रकाश तरंगों के रूप में गति करना जरूरी है। देखिए मान लेते हैं क्या बोला गया है कि दो या दो से अधिक तरंगे, ये जो तरंगे होनी चाहिए क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक, या दो से अधिक होना चाहिए, है ना, अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की तरंगे और समान कला में जब अध्यारोपित होगी, मिलेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे कहेंगे व्यतिकरण। जैसे यहां पे आप लोग समझिए कि यहां पे पहला जो तरंग है हमारा इस प्रकार से निकला, ठीक है, ये तरंग हमारा कुछ इस प्रकार से निकला, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। व्यतिकरण अभी आपको पूरा का पूरा फुल समझा देते हैं। और ये समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब दो या दो से अधिक तरंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि समान आवृत्ति की तरंगे, है ना, देखिए यहां पे ये मिल रहा है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान कला से समान दिशा में, यानी समान आवृत्ति की तरंगे क्या होंगी, ये पहला हो गया। और दूसरा हमने क्या किया, यहां पे बना दिया समान आवृत्ति की तरंगे। अब क्या हो रहा है, समान दिशा में, देखिएगा समान दिशा में क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। ये यहां पे अध्यारोपित, यहां पे अध्यारोपित, ये यहां पे अध्यारोपित, और ये यहां पे अध्यारोपित। यानी याद रखना है कि दो तरंगे हैं। अब इसका हम लोग नामकरण दे देते हैं, इसको हमने वाई तरंग मान लिया, इसको हमने बाबू वाई डैश तरंग मान लिया, तो ठीक है। तो बाबू दो या दो से अधिक तरंगे, कौन सी तरंगे, तो समान आवृत्ति की तरंगे, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में, एक इसी दिशा में जा रहा है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, टी समय के अनुसार इसी दिशा में जा रहा है। तो दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में जिस पे अध्यारोपित होती है, तो इसी पे क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। ये क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। अध्यारोपित का मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जिस बिंदु पे मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, व्यतिकरण कहते हैं, है ना, व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण आपको समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है, जब मिलती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इसके लिए क्या, ऐसे याद रखिएगा
कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होंगी, मिलेंगी, तो इस घटना को क्या कहेंगे? व्यतिकरण की घटना कहेंगे बच्चों। तो व्यतिकरण आपको क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़िए कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है बच्चों विनाशी व्यतिकरण। पहला क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है संपोषी व्यतिकरण? क्या होता है बच्चों, हम आपको समझा देते हैं। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार से होगी। बाबू व्यतिकरण की घटना हमने क्या कहा? कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में अध्यारोपित होंगी तो वो तो व्यतिकरण की घटना होगी। लेकिन जिसका सरंग सरंग के साथ मिले और गर्त गर्त के साथ मिले, तब इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। बाबू व्यतिकरण तो आपने ये पढ़ा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होगी, मिलेगी, इस घटना को हम लोग व्यतिकरण की घटना कहेंगे। लेकिन जब सरंग सरंग से मिले और गर्त 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 से मिले, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानेंगे। यानी जब सरंग सरंग से मिले, सरंग सरंग का मतलब क्या? यानी याद रखना है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं बाबू? ध्यान में रखना है, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं सरंग। ठीक है, श्रृंग। ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नीचे वाले को क्या कहते हैं बाबू? गर्त। तो बाबू दो या दो से अधिक आवृत्ति की तरंगे, अब यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दो या दो से अधिक आवृत्ति की तरंगे बाबू याद रखना है कि समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में यहां पे क्या हो रही है? अध्यारोपित हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सभी तरंगे क्या हो रही है? एक साथ सरंग सरंग में जा रहा है। ये भी ये क्या हो रहा है? सरंग। और सभी एक ही साथ क्या हो रहा है? गर्त में भी जा रहा है। यानी नीचे वाला क्या कहलाता है? गर्त। फिर ये क्या हो रहा है? सभी तरंगे क्या हो रही है बाबू? याद रखना है कि श्रृंग में जा रही है ना? श्रृंग में, है ना? सभी श्रृंग में जा रही है। फिर उसी प्रकार से क्या होंगी? सभी तरंगे क्या होगी? गर्त में जाएंगी। तो इसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बच्चों संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। यानी जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण की घटना कहलाती है। लेकिन जब सरंग सरंग से मिले, सभी का सरंग ऊपर हो और सभी का गर्त नीचे हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तब इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में बच्चों आ गया होगा और ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब है विनाशी व्यतिकरण। बाबू विनाशी व्यतिकरण क्या होता है समझिएगा। विनाशी व्यतिकरण के बारे में बात किया जाए तो विनाशी व्यतिकरण क्या है? तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण की घटना कुछ इस प्रकार से होगी कि प्यारे बच्चों क्या होगा कि सरंग और गर्त एक दूसरे से मिले, तो इस घटना को क्या मतलब व्यतिकरण की घटना इस प्रकार से हो कि सरंग और गर्त एक साथ मिले। क्या हो रहा है बाबू? यहां पे साथ साथ इसमें हो रहा था, सरंग और गर्त साथ साथ मिल रहे थे। लेकिन बाबू इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि सरंग और गर्त एक साथ मिले, तो इस घटना की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? विनाशी व्यतिकरण। यानी यहां पे याद रखना है कि पहली जो तरंग है इस प्रकार से जा रही है और दूसरी तरंग क्या हो रहा है? एक जो तरंग है वो सरंग में जा रही है। याद रखना है, एक तरंग है वो क्या हो रहा है? श्रृंग में जा रहा है और दूसरी तरंग क्या हो रही है? उसी समय में गर्त में जा रही है। ठीक है, तो वैसा व्यतिकरण बाबू, वैसा व्यतिकरण की घटना कि जिसमें एक तरंगे श्रृंग में हो और उसी टाइम में दूसरी तरंगे गर्त में हो, तब ये जब अध्यारोपित हो, तब ये यहां पे क्या हो रहा है? मिल रहा है, तब ये अध्यारोपित हो रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानेंगे, है ना? जिसमें क्या हो, एक तरंगे बाबू उसी में क्या हो बाबू? उसी समय में क्या हो बाबू? ध्यान रखना है कि सरंग में हो और एक तरंगे उसी समय में क्या हो? गर्त में हो। जबकि इसमें क्या हो रहा था? उसी समय में सभी सरंग में जा रही थी और उसी समय में सभी गर्त में जा रही थी। लेकिन बाबू इसमें क्या हो रहा है? उसी समय में सब सरंग में जा रही है, तो एक तरंगे सरंग में जा रही है तो उसी समय में एक गर्त में जा रहा है। फिर ये तरंगे जब यहाँ पे याद रखना है, ये जो जब तरंगे है प्राथमिक तरंगे, ये जब सरंग में गई तो दूसरी जो यहाँ पे याद रखना है कि जो सरंग में थी वो कहां चली गई? गर्त में चली गई। तो बाबू जब ये अध्यारोपित हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते अगला कि कला संबंध स्रोत क्या है। कला संबंध स्रोत क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे।
कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं बच्चों? कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश की आवृत्तियां समान हो तथा इन प्रकाश तरंगों में कलांतर शून्य हो अथवा समय के साथ न बदले, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों की कोई प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना, ये हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ये क्या है बच्चों? प्रकाश का स्रोत है। यहां पे हम क्या कर देते हैं? प्रकाश का स्रोत निकाल दें। ये क्या है? हमारा सूर्य है। इससे क्या होगा? प्रकाश का स्रोत निकलेगा। तो प्रकाश से जो तरंगे निकलेगी प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का स्रोत जो निकलेगा उसके सामने मान लेते हैं कि यहां पे क्या करते हैं कि एक पर्दा लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं? एक पर्दा एल लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहां पे एक पर्दा हमने क्या लगा दिया? एल लगा दिया। और यहां पे हमने क्या बना दिया बच्चों? तो यहां पे हम क्या बना देंगे? इसको थोड़ा और छोटा कर दे क्या जी? यहां पे हमने बना दिया पहला सोर्स। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा फिगर बना ले ताकि आपको समझ में आए। चलिए, यहां पे हमने क्या बना दिया? स्रोत बना दिया। यानी मान लीजिए कि पर्दे को क्या कर दिया? थोड़ा सा खाली जगह दे दिया। ठीक है, यहां पे हमने बना दिया S1 और यहां पे क्या हो गया? S2। तो बाबू प्रकाश से जब यहां पे स्रोत निकलेगा, मेन बात है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? इसकी समान है। यहां से यहां तक की क्या है? दूरी समान है। तो बाबू आपको इतना पता है कि प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है। प्रकाश किसके रूप में निकलेगा? तरंगों के रूप में। तो सबसे पहले क्या निकलेगा बाबू? सुरंग में जाएगा, फिर क्या होगा? गर्त में जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकलेगा बाबू? सुरंग में जाएगा, सुरंग में फिर कहां जाएगा? फिर क्या निकलेगा? गर्त निकलेगा। फिर क्या जाएगा? सुरंग में, फिर क्या होगा? गर्त निकलेगा। ठीक है, तो बाबू फिर क्या निकलेगा? यहां पे सुरंग निकलेगा। उसी प्रकार से क्या होगा? जब यहां तक पहुंचेगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या करेगा? ये फिर प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करेगा। फिर ये क्या करेगा? प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करेगा, नया प्रकाश के स्रोत के रूप में। तो इससे भी क्या निकलेगा? इससे भी क्या निकलेगा? सुरंग निकलेगा। फिर क्या निकलेगा बच्चों? गर्त निकलेगा। फिर इससे क्या निकलेगा? सुरंग निकलेगा। फिर इससे क्या निकलेगा? गर्त निकलेगा, है ना? फिर इससे क्या निकलेगा? सुरंग निकलेगा। उसी प्रकार से क्या होगा? गर्त निकलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कला संबंध स्रोत कहते हैं। फिर क्या निकलेगा बच्चों? सुरंग निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? गर्त निकलेगा। इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें भी क्या निकलेगा? पहले सुरंग निकलेगा, है ना? फिर ये क्या निकलेगा? गर्त निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? सुरंग निकलेगा। फिर क्या निकलेगा बच्चों? गर्त निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? सुरंग निकलेगा। फिर क्या निकलेगा बच्चों? गर्त निकलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान में रखना है, प्रकाश का कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्तियां समान हो, जिनसे निकलने वाली प्रकाश की आवृत्तियां समान हो तथा इन प्रकाश तरंगों का कलांतर क्या हो? शून्य हो अथवा समय के साथ ना बदले, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बाबू आगे बढ़ जाइए कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग के हिसाब से क्या होगा? ये कला संबंध स्रोत आखिर है क्या? अभी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहां पे कि सर थॉमसन यंग ने सन 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को द्विक रेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखलाया कि यह प्रयोग चित्र में दिखाया गया कि एल एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र एस है। एल एक पर्दा है, ये हमारा क्या है बच्चों? ध्यान में रखना, एल क्या है? एक पर्दा है जिसमें एक छिद्र है जिसका नाम क्या है बच्चों? एस है। इस यहाँ पे पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक पर्दा और है जो क्या है? एम है। इस पर्दे के कुछ दूरी पे क्या है? एक पर्दा एम है जो बाबू यहां पे याद रखना कुछ दूरी पे है, जिसके पास पास दो रेखा छिद्र S1 और S2 है। जिसके पास पास दो रेखा छिद्र क्या है? S1 और S2 है। तो S1 और S2 है। ये रेखा छिद्र पहले रेखा छिद्र S को की सीधा में ना होकर, ये बाबू इसकी सीधा में ना होकर क्या है बाबू? ऊपर नीचे है। देखिए ये यहां से ऊपर है और ये यहां से क्या है? नीचे है। यानी सीधा में ना देखिए क्या लिखा गया है कि जो M पर्दा है वो बाबू सीधा में ना देखिए, L पर्दा का जो
यहाँ पे याद रखना कि रेखा छिद्र है, इससे ऊपर और नीचे में बाबू क्या किया गया है, रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा एस से समान दूरी पर है, तथा एस से क्या है, ये समान दूरी पर है, ये इसकी जितनी दूरी है यहां से यहां तक की क्या है, उतनी ही दूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एम के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा क्या है, एन है। अब एम के कुछ दूरी पे एक तीसरा पर्दा क्या है, एन है। और यहां पे याद रखना है कि जब रेखा छिद्र एस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दा पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती है। बात यहां पे ये आता है कि सबसे पहले एक थॉमसन यंग थे जिन्होंने 1801 में क्या किया कि प्रकाश के व्यतिकरण को द्विक रेखा छिद्र द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखलाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिया बाबू, एगो एल पर्दा लिया। सुनिएगा सभी बच्चे, यहां से एक वर्णी प्रकाश किरण है, यहां पे क्या है, एक वर्णी प्रकाश है, ध्यान में रखना है। यहां पे क्या है, एक वर्णी क्या है, प्रकाश किरण है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एल एगो पर्दा लिया, उसमें एगो क्या किया, रेखा छिद्र को यहां पे छोड़ा, रेखा छिद्र यानी एगो छिद्र छोड़ा। तो बाबू जब यहां से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, तो बाबू सुरंग निकलेगा, फिर डॉट को हम लोग गर्त बोलते हैं, फिर क्या निकला, सुरंग निकला, फिर गर्त निकला। फिर एल के सामने उन्होंने क्या किया, एक और एम पर्दा निकाला, मतलब क्या रखा, लेकिन इन्होंने उसमें क्या किया कि दो को यहां पे रेखा छिद्र छोड़ा, लेकिन इसके सामने रेखा छिद्र नहीं छोड़ा, एक ऊपर से एगो नीचे से रेखा छिद्र छोड़ा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यहां से यहां तक की जितनी लंबाई इसकी होगी, दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी इसकी क्या होगी, समान होगी। फिर इसमें क्या होगा बाबू, दो को रेखा छिद्र जब छोड़ा तो इससे क्या होगा, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या निकला, सुरंग निकला, फिर इससे क्या निकला, यहां पर देखिए गर्त निकला, निकला है ना बाबू। इसी प्रकार से फिर इससे क्या निकला हुआ है, सुरंग निकला हुआ है, फिर इसी से देखिए यहां पे क्या निकला हुआ है, गर्त निकला हुआ है, फिर इसी से क्या निकला हुआ है, सुरंग निकला हुआ है, और इसी से क्या हुआ है, गर्त निकला हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखिए जो S2 रेखा छिद्र है, इससे भी पहले सुरंग निकला है, फिर गर्त निकला है, फिर देखिए यहां से फिर सुरंग निकला हुआ है, फिर यहां से देखिए गर्त इसका निकला हुआ है, फिर यहां से सुरंग निकला हुआ है, फिर यहां से क्या हुआ है, गर्त निकला हुआ है। इस प्रकार से बाबू निकला हुआ है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर सुरंग सुरंग से मिले, ध्यान में रखना है, अगर सुरंग सुरंग से मिले तो बाबू उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे कहेंगे दीप्त, दीप्त। तथा यहां पे बाबू सुरंग और गर्त मिलेगा, उसे हम लोग अदीप्त कहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों कि यहां पे क्या है, सिंपल सा ध्यान में रखना है कि यहां पे सुरंग सुरंग से मिला है, सुरंग सुरंग से मिला है बाबू, गर्त गर्त से मिला है, और यहां पे क्या हुआ है, ध्यान रखना है, यहां पे क्या यहां पे क्या मिला हुआ है, यहां पे ध्यान रखना है कि सुरंग सुरंग से मिला हुआ है, इस बिंदु पे गर्त गर्त से मिला हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है। फिर यहां पे क्या हुआ है, सुरंग सुरंग से ही मिला हुआ है, गर्त गर्त से मिला हुआ है, सुरंग सुरंग से मिला हुआ है, तो इसे इन्होंने क्या कहा, दीप्त कहा। क्या कहा बाबू, दीप्त कहा। इसे क्या कहा इन्होंने, दीप्त कहा। ठीक है, अब फिर यहां पे देखिए आप लोग कि यहां पे क्या मिला हुआ है, सुरंग और गर्त मिला हुआ है। देखिए ये डॉटेड वाला सुरंग और ये लाइन वाला गर्त, इस पे फिर सुरंग और गर्त मिला हुआ है, फिर यहाँ पे सुरंग और गर्त मिला हुआ है, फिर ये सुरंग और यहाँ पे क्या हुआ, ये गर्त और यहाँ पे क्या हुआ, सुरंग। यहाँ पे देखिए ये सुरंग और गर्त मिला हुआ है, ये गर्त और सुरंग मिला हुआ है। तो जब ये गर्त और सुरंग आपस में मिलते हैं इसे हम लोग अदीप्त कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, अदीप्त कहा। अदीप्त को इन्होंने किससे सूचित किया, डी से सूचित किया। फिर यहाँ पे देखिए सुरंग सुरंग एक साथ, गर्त गर्त एक साथ मिला, सुरंग सुरंग एक साथ मिला, गर्त गर्त एक साथ मिला, सुरंग सुरंग एक साथ मिला, गर्त गर्त एक साथ मिला। तो ये जो होगी क्या होगी बाबू, ये पट्टियां क्या होगी, तो बाबू याद रखना है कि ये हमारा दीप्त होगा। फिर यहां पे देखिए एगो सुरंग और एगो गर्त, देखिए ये हमारा सुरंग और ये डॉटेड लाइन वाला गर्त, फिर ये सुरंग और ये फिर जो मिल रहा है गर्त, ये हमारा सुरंग और ये गर्त, तो ये क्या होगा, अदीप्त होगा। अब ये बी वाला है तो देखिए यहाँ पे सुरंग सुरंग मिला, गर्त गर्त मिला, यहाँ पे सुरंग सुरंग, ये गर्त गर्त, ये सुरंग सुरंग, तो इसे हम लोग बी से सूचित करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, दीप्त कहेंगे। और यही होता है क्या बाबू, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्या कि विवर्तन की परिभाषा क्या है, विवर्तन आखिर है क्या, विवर्तन क्या है। तो बाबू ध्यान में रखना है, विवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, किसी अवरोधक अथवा छोटे छिद्र से, जब प्रकाश की किरणों के रास्ते में, अब ऐसे सुनिए कि जब प्रकाश की किरणों के रास्ते में कोई छोटा चीज आ जाता है तो वहां से प्रकाश क्या हो जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है, और इस मुड़ने की घटना को ही हम लोग विवर्तन की घटना कहते हैं। जब प्रकाश के पद में कोई छोटा सा बाबू एकदम क्या आ जाए, कोई रास्ता मतलब कोई चीज आ जाए,
जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो बादल कभी कभी देखते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश निकला हुआ है उसके सामने बादल, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, उसके सामने बादल क्या है, छोटा सा है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक अथवा छोटे छिद्र पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, या छिद्र पड़ता है चाहे अवरोधक, यानी छोटा सा हल्का सा कोई वस्तु से क्या होता है बाबू, टकराता है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है और हमको दिखलाई देता है। जैसे बाबू क्या है, सूर्य हमारा बहुत बड़ा है, उससे प्रकाश की किरणें आती है, और उसके रास्ते में अगर कोई बादल आ जाता है, छोटा सा बादल, बादल छोटा ही होगा सूर्य के आगे, तो छोटा सा जब बादल आएगा तो आप लोग देखे होंगे कि बादल के चारों तरफ से लगता होगा कि प्रकाश की किरणें मुड़ी हुई है और उसका पथ हमको दिखलाई दे रहा है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, हम लोग विवर्तन की घटना कहते हैं। देखिए कि ये सूर्य के प्रकाश के आगे आ गया है ये बादल, तो देखिए हमको प्रकाश यहाँ पे देखिए कि बाबू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सूर्य का प्रकाश यहाँ पे किनारों से मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, और इस मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण में बाबू क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों किसी अवरोधक या छोटे झिर्री पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें छिद्र या अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है, और इस किनारे से मुड़ने की घटना ही हमारी क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। और फ्रेनल विवर्तन, विवर्तन का भी प्रकार होता है, उसमें पढ़िए क्या फ्रेनल विवर्तन क्या है ना। फ्रेनल विवर्तन क्या है, तो वो फ्रेनल विवर्तन क्या है, तो फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा वह पर्दा जिस पर अवरोध के प्रति छाया बनती है, वह अवरोध अथवा द्वारक से कम दूरी पर स्थित हो, यानी बाबू अगर कम दूरी पर स्थित हो, निश्चित दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार के विवर्तन में लेंसों की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इसमें आपतित तरंगार क्या होता है प्यारे बच्चों, गोलाकार और बेलनाकार होता है। तो गोलाकार ये बेलनाकार होगा। यानी याद रखना है फ्रेनल विवर्तन में ये होगा, प्रकाश स्रोत और पर्दा का बीच का क्या होगा बाबू, प्रतिछाया जो बनती है वो अवरोधक अथवा द्वारक की कम दूरी पे बनती है, अवरोधक अथवा द्वारक की कम दूरी पे बनेगी, उसे क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन। और ये अधिक दूरी पे बनती है ना प्रतिछाया, अगर ये प्रतिछाया अधिक दूरी पे बनी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं, इसको याद रखना है। यानी फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा वह पर्दा जिस पर अवरोधक की प्रतिछाया बनती है वह अवरोधक अथवा द्वारक से अधिक दूरी पे है, अवरोधक अथवा द्वारक से अधिक दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के विवर्तन में बाबू, इस प्रकार के विवर्तन को हम लोग फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन में स्रोत तथा पर्दे के दो लेंसों में फोकस लेंस में, मतलब याद रखना है दोनों लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं, तथा इसमें आपतित तरंगार्घ क्या होता है, समतल होता है, यह आपको याद रखना है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। बाबू यहां पे अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी के हम लोग क्या करते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश का ध्रुवण, है ना, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवण, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार इससे क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट आखिर है क्या। तो सबसे पहले अभी कुछ देर पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हाइगेंस थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तो ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो तरंगे होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, तो पहला हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि गुरुजी ये अनुप्रस्थ तरंग आखिर होता क्या है और अनुदैर्ध्य तरंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो हाइगेंस थे, अभी भी हम बता रहे कि जो हाइगेंस थे प्रकाश को क्या माने थे, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो हाइगेंस थे प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माने थे, और अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण को क्या किया था बाबू, उसकी व्याख्या की थी। ध्यान में रखना है, अभी भी इन्होंने क्या किया था, ध्रुवण की घटना नहीं की थी। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जो हाइगेंस थे उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और ये जो तरंगे होती है कितने प्रकार के होती है बच्चों, 2 प्रकार के होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होता है। लेकिन हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही जो हाइगेंस जी थे, हाइगेंस ने क्या किया था बाबू, अपवर्तन, परावर्तन और बाबू ध्यान में रखना है व्यतिकरण, विवर्तन की क्या किया था, इन्होंने व्याख्या किया था। ठीक है, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी भी इन्होंने क्या किया था, वैदिक मतलब ध्रुवण की घटना की खोज इन्होंने नहीं किया था। फिर आता है बाबू क्या, सन 1990। ठीक है, सन 1990 में इन्होंने क्या किया, ध्रुवण की घटना की क्या किया बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि खोज की, है ना, ध्रुवण की घटना की क्या किया बाबू, खोज किया। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया, ध्रुवण की घटना की व्याख्या की। ठीक है, ध्रुवण की घटना की क्या किया इन्होंने, हाइगेंस ने व्याख्या किया, लेकिन ये क्या मान के कर रहे थे प्रकाश को, तो ये प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान के कर रहे थे। इसीलिए बाबू क्या हो गए, इसमें फेल हो गए और ये बाबू क्या करे, नहीं कर पाए। तो फिर 140 साल बाद, इनके 140 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था बच्चों, तो यहां पर याद रखना है कि फ्रेनल, है ना, फ्रेनल साहब एक आए, एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने प्रकाश को क्या माना, इन्होंने ये गलती नहीं की, उन्होंने प्रकाश को क्या माना, अनुप्रस्थ तरंग माना, और अनुप्रस्थ तरंग मान के ही क्या किया प्यारे बच्चों, प्रकाश के ध्रुवण की क्या की, व्याख्या की। और यहां पे क्या हुआ, प्रकाश के ध्रुवण की इन्होंने क्या कर दिया, खोज किया। लेकिन हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस ने गलती किया क्या, कि हाइगेंस ने क्या माना, प्रकाश के बाबू क्या माना, प्रकाश को क्या माना था, तो हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना था, अनुदैर्ध्य तरंग माना था। और अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही परिवर्तन अपवर्तन ध्रुवण और व्यतिकरण की क्या की है बाबू, व्याख्या की है। लेकिन जैसे ही बाबू पोलराइजेशन को करना चाहा तो वो नहीं हो पाया। तो फिर उससे बाबू 140 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, फ्रेनल। और फ्रेनल ने क्या किया, प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान के प्रकाश के ध्रुवण की क्या की बाबू, व्याख्या की। ये इतना आपको क्लियर रखना है। लेकिन बाबू हमको यहां पे अभी नहीं जाना है, हमको कहां पे जाना है, हमको जाना है कि हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है, करती है, मतलब क्या तरंगों के रूप में संचरित होता है। और ये तरंगे होती है बाबू क्या, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। यानी अनुप्रस्थ तरंग आखिर होता क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे होती है जिसके बाबू याद रखना है कि संचरण की दिशा, है ना, याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होते हैं जिसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, तो यहां पे ध्यान रखना है, तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, ये क्या है परे बच्चों, तरंग संचरण की दिशा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिसमें किसी माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ये इस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से, तो बाबू तरंग संचरण के क्या है बाबू, लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं। इस प्रकार के किरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इस प्रकार के किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार के तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। सब छोड़ दीजिए, फिर से सुनिए कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिसके माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं। ये क्या है, इस पे लंबवत है, ये क्या है, इस पे लंब है, तो इसके लंबवत कंपन करते हुए अगर चलेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तो याद रखना है वैसे तरंगे जिसके माध्यम के कण क्या हो, तरंग संचरण के समानांतर लंबवत कंपन करते हुए चलेगा। समानांतर क्या करेगा, लंबवत कंपन करते हुए चलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानेंगे। यानी यहां पे आपको क्लियर हो गया कि प्रकाश के ध्रुवण में अगर आपसे बोला जाए, सबसे पहले ध्रुवण को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि बाबू ये क्या होता है। फिर से समझिए कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिसके माध्यम के कण क्या होते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा है ना, और इसके क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, वे तरंगे जिसके माध्यम के कण क्या होते हैं बाबू, तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बाबू यहां पे याद रखना है कि जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बाबू क्या माना था, प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना था। क्या माना था, अनुदैर्ध्य तरंग माना था। और अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही उन्होंने अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को क्या किया था, व्याख्या किया था। लेकिन ये अनुदैर्ध्य मान के क्या कर रहे थे, ध्रुवण की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर बाबू इनसे 140 वर्ष बाद हमने क्या कहा, कौन आया, तो बाबू यहां पे फ्रेनल नामक एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने साबित किया कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्ध्य तरंग है। उन्होंने साबित क्या किया कि प्रकाश हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और ये तरंगों के रूप में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में क्या करता है, संचारित करता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया।
ठीक है, चलिए तब बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का ध्रुवण, और प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं और आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है बच्चों, कि प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों का उसके संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सीमित की कमी के प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी चारों ओर सममित की कमी को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यहां पे आप लोग नहीं समझे होंगे। सबसे पहली बात कि जो प्रकाश होता है बाबू तरंगों के रूप में गति करता है, और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग मान के इसको क्या किया गया है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, वे तरंगे जिसके माध्यम के कण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसके लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं, है ना। तरंग बाबू तरंग की दिशा की क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हुए चलते हैं। तो हम लोग प्रकाश का ध्रुवण किसे कहेंगे, तो प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों का उसके संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर क्या, सममित की कमी, यानी ये जो फैलाव है ना इसकी कमी को कम करने की क्रिया, कि ये ज्यादा ना फैले, ये इतना ही फैले, ये इतना ही फैले, इसकी सममित को कम करने की क्रिया ही क्या कहलाती है बाबू, ध्रुवण की घटना कहलाती है। अर्थात अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बाबू और भी आगे आपको अच्छे समझ में आएगा जब पढ़िएगा क्या अध्रुवित प्रकाश क्या है बाबू, अनपोलराइजेशन लाइट क्या है, इसके बारे में पढ़िएगा। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है, तो जितने भी साधारण प्रकाश होते हैं वो अध्रुवित प्रकाश होती है। चाहे हमारा सूर्य से प्रकाश आ रहा हो, चाहे किसी लाइट से प्रकाश आ रहा हो, क्या होता है वो अध्रुवित प्रकाश होती है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है। ये माध्यम का कण है, अब ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलेगा। इस प्रकार से क्या करेगा, चारों दिशाओं में ये क्या करता है, कंपन करते हुए चलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी साधारण प्रकाश, ध्यान में रखिएगा कि साधारण प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होती है, और अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के घटक प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में क्या समान रूप से क्या करता है, कंपन करते हुए चलता है। जो बाबू अध्रुवित प्रकाश होता है उसमें क्या होता है कि जो माध्यम का कण होता है ना, ये प्यारे बच्चों किस प्रकार से कंपन करेगा, ऊपर नीचे भी कंपन करेगा, इस प्रकार से भी कंपन करेगा, इस प्रकार से भी करेगा, इस प्रकार से भी करेगा। यानी चारों दिशाओं में क्या होता है, वो कंपन करते हुए चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, तो बाबू याद रखना है व्यतिकरण की क्रिया कहलाती है। ये आप लोग ध्यान में रखना है। अब बाबू है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, कोई बच्चा बता दीजिए हमको कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो बाबू ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान न होकर केवल एक ही दिशा में क्या हो बाबू, कंपन करे, इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से हमारी किरणें आती है, जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, चारों दिशाओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, माध्यम के कण क्या होते हैं, कंपन करते हुए आते हैं। ठीक है, तो बाबू क्या किया जाता है, पोलराइड लगा दिया जाता है। जैसे हमारा जो क्या होता है प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित होता है, और केवल एक ही दिशा में क्या होता है, कंपन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कि ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है। अब आगे बढ़िए कि पोलराइड क्या है। तो प्यारे बच्चों पोलराइड क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। यानी यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। इसके अणुओं की एक दृश्य क्या होता है, दीर्घ श्रृंखला होती है, जो एक विशेष दिशा में क्या करती है, रेखांकित होती है। जैसे बाबू अध्रुवित प्रकाश है, मान लेते हैं कि कोई भी माध्यम का कण है और ये क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आ रहा है, और ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। अब यहां पे हमने क्या लगा दिया, पोलराइड फिल्म लगा दिया। तो पोलराइड से जब होके गुजरेगा ना प्रकाश, तो ये क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवण प्रकाश। समतल ध्रुवित हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवण प्रकाश कहेंगे। और
और यही होता है पोलेराइड। पोलेराइड का कार्य होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण करना। ठीक है, अब बाबू आगे बढ़ जाते हैं कि पोलेराइड का उपयोग क्या है, ध्यान में रखना है। पोलेराइड का उपयोग क्या है तो ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे नोट करते हुए चलिएगा कि पोलेराइड का उपयोग क्या है। तो पोलेराइड का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग फोटो कैमरा में किया जाता है। इससे तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे फोटो साफ खींचा जा सकता है। यह पोलेराइड क्या क्या है, उपयोग है। ठीक है, अब बाबू देखिए, पोलराइड का उपयोग मोटर कारों में यहां पे हेडलाइट में किया जाता है। जो बाबू याद रखना है कि पोलराइड है, पोलराइड का उपयोग कहां पे किया जाता है तो मोटर कारों के हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मोटर कारों का जो हेडलाइट है उसमें क्या होता है बाबू, पोलराइड का कांच लगा होता है। क्यों? क्योंकि सामने से आ रही जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, अध्रुवित होती है ना। वो चारों दिशा में क्या होता है, कंपन करते हुए आता है, जिससे आपकी आंखें क्या हो सकती है, चौंधिया जा सकती है। ठीक है, इसीलिए बाबू हेडलाइट में क्या किया जाता है बाबू, ध्यान में रखना है ना। उसमें बाबू पोलराइज का क्या किया जाता है बाबू, ध्यान में। अब आप एक बल्ब पे ताक के देखिएगा, आपकी आंखें क्या होंगी, धुंधला जाएंगी। लेकिन वहीं अगर पोलराइड उसके सामने लगा दिया जाएगा तो वो प्रकाश क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा, है ना, जिससे हमारी आंखें क्या होगी, कम धुंधलाहट होगी, कम धुंधलाएगी। यानी याद रखना है कि पोलराइड का उपयोग मोटर कारों के हेडलाइट में किया जाता है। इससे रात के समय सामने से आने वाली वाहन की लाइट से आंखों पर चौकाचौंध नहीं पड़ती है। तो हमने जो अभी बताया वही बात है कि पोलराइड का उपयोग मोटर कारों के हेडलाइट में किया जाता है कि उधर से जो आ रही होती है जो प्रकाश की किरणें, वो क्या होती है, लाइट जब आपके आंखों पे पड़े तो आपकी आंखें जो हो चकाचौंध ना हो पाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा अति सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है तो यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तथा यह सूक्ष्मदर्शी में पोलराइड का उपयोग करके जीव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी याद रखना है कि जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटे से छोटे जीवों को देखना होता है तो यह स्पष्ट हमको नहीं दिखलाई देता है, तब उस सूक्ष्मदर्शी में हम लोग क्या लगाते हैं, पोलराइड लगाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जीव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये क्या है बाबू, पोलराइड का उपयोग है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसको बाबू आप लोग याद रखिएगा कि पोलराइड यही होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया बाबू कि पोलराइड क्या है। अब बाबू आता है ब्रूस्टर का नियम, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे बहुत सारा प्रश्न, मतलब ध्यान में रखना है कि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और ये पूछेगा तो 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आपको मजा ही आ जाएगा। ब्रूस्टर का नियम क्या है बच्चों, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्यादा पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो बाबू ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मतलब क्या, साइन आईपी, है ना, साइन आईपी। ये पदार्थ के अपर्तनांक यानी म्यू के बराबर होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मतलब क्या, tan आईपी। ये पदार्थ के अपर्तनांक यानी बाबू क्या, म्यू के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसी का नाम दिया जाता है क्या, ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, इसी का नाम क्या दिया जाता है बच्चों, ब्रूस्टर का नाम दिया जाता है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, अब बाबू ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, अपवर्तक सतह लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है कि जो दो माध्यमों को क्या करे, अलग करे, वो हम क्या लेंगे, अपवर्तक सतह लेंगे। अब बाबू क्या करेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, ध्रुवित प्रकाश को इस पे क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। तो बाबू आपको पता है कि जिस बिंदु पे पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें बाबू जिस पे आपतित होती है, तो उस बिंदु पे क्या खींचा जाता है, जिस पे पड़ता है उस पे एक अभिलंब खींचा जाता है। तो ये हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अभिलंब खींच दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है बच्चों, अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो क्या होगा, ये इस प्रकार से इधर झुक जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, ये इस प्रकार से थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, ये झुक गया। ठीक है, तो बाबू एक बात बताइए यहाँ पे सबसे पहले कि ये हमारी क्या है बाबू, समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें। ठीक है, समतल ध्रुवित क्या है, प्रकाश की किरणें। अब ये आपतित हो रही है बाबू जिस बिंदु पे, उस पे क्या खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है। और ये क्या हुआ है प्यारे बच्चों, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक गया है। यानी ये हमारा क्या होगा बाबू, कि आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे। अब ये भी हमारा क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या होगा, अभिलंब और आपतन कोण के बीच को के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आर कोण कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर प्रकाश यहाँ पे कोई पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश क्या होता, परिवर्तन के पश्चात इसी दिशा में क्या होता प्यारे बच्चों, लौट जाता। बाबू क्या होता, इसी दिशा में ये क्या होता बच्चों, लौट जाता। तो ये क्या होता, आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, आईपी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कोण क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है जो कि यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। ऊपर का माध्यम क्या है बच्चों, ऊपर का माध्यम है सघन, सघन माध्यम है ना, ऊपर का माध्यम सॉरी विरल माध्यम है, जिसमें वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, ये हमारा विरल माध्यम है। नीचे का माध्यम क्या है प्यारे बच्चों, सघन माध्यम है, तो ये क्या है हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और ये जो हमारा अपवर्तक शतक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई अपवर्तक शतक है, और ये क्या है हमारा जेड अपवर्तक सतह है। और मान लेते हैं कि किरण क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इस जिस बिंदु पे पड़ रहा है इस बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, बी, और ये जो हमारा जा रहा है इसे मानेंगे हम लोग डी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बाबू यहाँ पे जो किरणें परिवर्तित हो जा रही है इसको मान लेंगे हम लोग क्या, सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताइएगा सभी बच्चे कि यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री का होगा। आपको पता है ये हमारा अभिलंब है, तो एक रेखा पे एक साइड के बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप कहिएगा 180 डिग्री का होता है, जिसमें ये कोण क्या है, आईपी है, और ये क्या है प्यारा बच्चों, अभिलंब है। देखिए कि ये क्या है बच्चों, एक बात बताइए कि ये क्या है, हमारा अभिलंब है, एक बार बताइए, ये हमारा अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये वाला। इस रेखा पे क्या है बच्चों, ये अभिलंब है, ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये क्या है बाबू, कोण आर है। तो बाबू यहां से आप कोण आर का मान निकाल सकते हैं, कैसे, ये का इसका मान क्या है, कोण आई, और यहां से यहां तक का मान क्या है, कोण 90, और इसका मान क्या है, कोण आर। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये फिगर समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो रुकिए एक बार हम यहाँ पे फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां से क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश की किरणें क्या हो गई, आई, और जिस बिंदु पे पड़ती है उस पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। सबसे पहले ये अपवर्तक सतह है क्या, वाई, और जेड क्या है हमारा, अपवर्तक सतह है। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है, अब जिस पे टकराती है उस पे क्या खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है। तो ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक गई है, इसको इधर जाना चाहिए, तो ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि अगर ये पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो प्रकाश की किरणें आती और क्या होती बाबू, परिवर्तित होकर इधर चली जाती। ठीक है, तो बाबू एक बात बताइए हमसे कि ये क्या है, इस रेखा पे क्या है, ये लंब है, ये जो है इस रेखा पे क्या है, ये लंब है, यानी इसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये जो लंब है बच्चों, इस लंब पे कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेगा ये जो लंब है इस पे, ये क्या मान लीजिए सीधी रेखा है, इस पे क्या है, लंब है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इस कोण का मान आपको पता है कि ये कोण क्या है, आईपी है, और इस कोण का मान क्या है बाबू, आर है, क्योंकि ये आपतन कोण है, तो ये क्या होगा, परिवर्तन कोण होगा। तो एक बात बताइए कि एक जो सीधी रेखा है इस पे ये बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, स्नेल के नियम से। बाबू क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। बाबू क्या लिखेंगे, आप लोग लिखते चलिए, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है बाबू, बता दीजिए फटाफट से। स्नेल का नियम क्या कहता है, तो स्नेल का नियम कहता है क्या, म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताइए साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ये स्नेल का नियम होता है। तो बाबू ये हमारा क्या है, म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई का वैल्यू क्या है, साइन आई का वैल्यू, तो ये हमारा क्या है, साइन आई है, इसका वैल्यू क्या है, तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे। ठीक है, बटा है तो बटा, साइन है तो बाबू हम यहाँ पे साइन, आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आर लिख देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। एक बार बताइए, स्नेल के नियम से लिखिएगा कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर होता है। हमने साइन आई बटे में साइन आर लिख दिया। तो बाबू आई की जगह पे ये क्या है, हमारा आपतन कोण है। ये हमारा क्या होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब है ना, अभिलंब और परिवर्तन कोण के बीच को क्या कहते हैं, परिवर्तित किरण के बीच को कोण के क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं, यानी हमारा कोण क्या है, आर है। तो बाबू हम लोग आपतित साइन आई की जगह पे आईपी लिखेंगे और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन आर लिख देंगे। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हो गया। तो बाबू अब हम क्या करेंगे, इस आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यानी हम यहां पे भी लिखने का कोशिश करते हैं। म्यू इक्वल टू हमने उधर क्या लिखा था, साइन आईपी, तो साइन आईपी हमने यहां पे लिख दिया, बटे में क्या होगा बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा साइन आर। अब आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक बात बताइए कि ये हमारा अभिलंब है, इसमें ये क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां से यहां तक का कोण क्या है, आईपी है, यहां से यहां तक का मान क्या दिया हुआ है, आईपी दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, कोण जहां पे आईपी प्लस यहां पे क्या है बच्चों कि ये यहां से लेके यहां तक का क्या है, एक सीधी रेखा पे ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक का कोण क्या है बाबू 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री, प्लस यहां पे क्या है, यहां पे यहां से यहां तक का कोण क्या है, आर है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू कोण आर, और इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा है देखिए, और यहां से यहां तक का कोण क्या है, आईपी, यहां से यहां तक का मान कितना है 90 डिग्री, और ये आर, और ये तीनों मिला के कितना होगा, देखिए यहां से आईपी प्लस यहां पे कोण 90 डिग्री प्लस कोण आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री का होगा। वही चीज हम यहां पे कर दिए हैं। अब यहां से कोण आर का मान निकालेंगे बच्चों, तो आपको निकालने आएगा, यहां पे क्या होगा, कोण आईपी प्लस यहां पे कोण आर इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा 90 डिग्री। यानी हम लोग यहां से आईपी का वैल्यू निकालेंगे, आईपी प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अगर हम यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस यहां पे क्या होगा बच्चों आईपी हो जाएगा, और ये हमारा किसका मान निकल जाएगा बाबू, ये आर का वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू निकल गया, यहां से आर का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे मान रख देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा कितना इजी तरीके से ये प्रूफ होगा, आपको भी लगेगा कि गजब सर। अब देखिए यहां पे क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन यहाँ पे क्या है आईपी है तो आईपी, अब बटे में यहाँ पे क्या होगा साइन आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस आईपी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे आईपी लिख देंगे, ठीक है 90 माइनस हमने क्या किया आईपी लिख दिया। अब एक बात बताइए बाबू, ये हमारा म्यू है तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आईपी ऊपर में है तो साइन आईपी, ठीक है साइन आईपी क्या है ऊपर में है तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन आईपी, बटा है तो बटा साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या लिखते हैं बाबू कॉस, है ना, और थीटा के जगह पे क्या है आईपी है तो हम लोग क्या लिखेंगे आईपी लिखेंगे। अब बाबू म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, तो क्या कहिएगा टेन होता है तो हम लिख देंगे टेन, और यहाँ पे क्या है आईपी है तो आईपी, और यही होता है क्या फॉर्मूला, यही होता है क्या म्यू इक्वल टू टेन आईपी, बताइए तो यही होता है क्या, यही प्रूफ करना था क्या हम लोग को, यही प्रूफ करना था क्या म्यू इक्वल टू टेन आईपी, यही होता है क्या कि ध्रुवण कोण की स्पर्श जो ध्रुवण कोण की स्पर्श जो है पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं क्या ब्रूस्टर का नियम, यानी म्यू इक्वल टू टेन आईपी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि स्नेल के नियम से होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। अब बाबू आई का वैल्यू यहाँ पे आईपी दे रखा है ना, यहाँ आप देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं आपतन कोण, है ना, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे साइन आईपी बटे में क्या होगा साइन आर, तो इस साइन आर का मान आप कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे यहां से यहां तक का कोण कितना होगा 180 डिग्री, इसमें इंक्लूड है आईपी कोण इंक्लूड है, प्लस 90 डिग्री भी इंक्लूड है और प्लस 8 डिग्री भी इंक्लूड है, और यहां से क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट आर का मान निकालेंगे, तो 90 माइनस क्या होगा आईपी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे चूंकि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन यहाँ पे क्या है 90 और थीटा की जगह पे क्या है आईपी है, तो साइन 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस आईपी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो बाबू इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे साइन आईपी, और आपको कॉस आईपी, तो साइन कॉस क्या होता है टेन, साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे क्या आईपी है तो आईपी, यानी म्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10 आईपी हो गया, और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये था बाबू क्या ब्रूस्टर का नियम। हालांकि इसमें का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हमने क्लियर करा दिया, बाकी हम सब्जेक्टिव में क्या करेंगे इसके और भी बचे टॉपिक को क्या करेंगे क्लियर कराएंगे, यानी हमारा यहाँ पे जो चैप्टर 10 है ये क्या होता है समाप्त होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लोग फटाफट से
लाइक करिए वीडियो को, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फटाफट से क्या करिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा दीजिए। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करके जल्दी से जल्दी क्या करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।